नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं 24 की खबर। 24 की खबर दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि चुनाव से पहले आपकी नजरें उन नेताओं पर टिकी रहती है जो आपको आपका भविष्य संवारने का बड़ा सपना दिखाते हैं। नीति निर्धारण का काम तो आने वाली सरकार जरूर करेगी, लेकिन मौजूदा सरकार ने क्या किया है ये भी तो सोचना होगा। अब बयान तेजधार हो गए हैं, इसलिए उन बयानों के मायने समझाना बहुत जरूरी है और वो भी फटाफट अंदाज से, इसलिए कोई खबर छूटेगी नहीं। हरियाणा से लेकर केरल तक की हर खबर, पंजाब से लेकर कन्याकुमारी तक की हर खबर राजनीतिक तौर पर आपको इस खास बुलेटिन में जरूर देखने को मिलेगी। पहली खबर की बात कर लेते हैं जो कि सीधे हरियाणा से आ रही है। आइए शुरुआत कर लेते हैं। नो हिंसा के बारे में आप जानते हैं। नो हिंसा के बाद राजनीतिक बयानबाजी का दौर तो शुरू नहीं हुआ था, खासकर आरोप प्रत्यारोप को लेकर, लेकिन लगता है कि अब बीजेपी ने इसकी पहली शुरुआत कर दी है। क्योंकि कांग्रेस तो कर ही रही थी बात, लेकिन बीजेपी ने खुलकर कह दिया है कि कांग्रेस की सोच सही नहीं है। कांग्रेस का विधायक हरियाणा का हो या किसी अन्य प्रांत का हो, या मैं याद दिलाना चाहता हूं, दिसंबर 2019 में तो कांग्रेस की अध्यक्षा ने बोला था ना, सड़क पे निकलो और आर पार की लड़ाई लड़ो। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के विधायक या जो हरियाणा में है वो उसी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के वह निर्देश को जो उन्होंने उस समय में दिया था, शायद उसी को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए हरियाणा की यह हिंसा कांग्रेस तो नू में जो हिंसा हुई उसके बाद से मामन खान का जिक्र हो रहा है। आपने सुना, सुधांशु त्रिवेदी को बीजेपी के जाने माने नेता है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी मामन खान को लेकर बयान दिया था। पत्रकारों ने जब पूछा मामन खान के बारे में तो उस दौरान कांग्रेस के विधायक मामन खान को लेकर मुख्यमंत्री ने जवाब क्या दिया था वो जानने का समय भी आ गया है, क्योंकि साफ तौर पर संकेत तो यही मिले थे कि जिसने गलती की होगी उसे दंड जरूर मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान ध्यान से सुनिए। ये सब नहीं, मेरी पार्टी के विधायक मामन खान नहीं है, जरावता। देखिए, सब बातें ध्यान में हैं। सारी प्रोसेस जो हमने चलाई है उस प्रोसेस के अंतर्गत जिन की जो गलती है उनको निश्चित रूप से दंड मिलेगा। इस समय किसी भी बात का इससे ज्यादा खुलासा करना ठीक है। सब नहीं, मेरी पार्टी के विधायक। लेकिन अब बात यहां पर सत्ता पक्ष के बाद विपक्ष की भी होती है और आप बखूबी जानते हैं कि सत्ता पक्ष के पीछे तो विपक्ष लगी जाता है। मुद्दा कोई भी हो, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर से एक बड़ा मौका भी मिला कि कैसे सरकार को घेरना है, तो नो हिंसा पर एक बार फिर से सवालों की बौछार कर दी भूपेंद्र हुड्डा। पहले स्वयं जो इनके मंत्री हैं, वहां से सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह जी, वो कह चुके कि ये फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, फेलियर ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, बीजेपी जेजेपी गवर्नमेंट का फेलियर था। क्योंकि ये कई दिन से जो चल रहा था, जो पुलिस अफसर ये कह रहा था कि हमने हफ्तों पहले बता दिया था, इंफॉर्मेशन दे दी थी, उसके अब कांग्रेस और बीजेपी लग रहा है कि आमने सामने है। ये ट्वीट आप जो देख पा रहे हैं, ये ट्वीट हरियाणा के नहीं है, ये राजस्थान की तरफ से आया है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अब सीधे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के एक बयान पर जवाब दिया। मोनू मानेसर को लेकर ये सब कुछ हो रहा है, ट्वीट किया गया सीएम राजस्थान की ओर से। आप देख सकते हैं, हरियाणा पुलिस ने हमारी पुलिस का सहयोग नहीं किया, ये अशोक गहलोत कह रहे हैं। राजनीति इस मसले पर खूब होने लगी है। राजस्थान पुलिस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, गहलोत को लगता है क्योंकि ऐसा हुआ है, ये कांग्रेस का दावा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दरअसल एक बयान दिया था और मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा था कि हमारी कोई मदद की जरूरत होगी तो हम करने को तैयार है। हरियाणा पुलिस राजस्थान पुलिस का पूरा सहयोग करेगी अगर मोनू मानेसर को लेकर कोई भी जानकारी चाहिए। लेकिन हर संभव प्रयास का जो आश्वासन दिया था राजस्थान के मुख्यमंत्री को पसंद नहीं आया। उसके बाद उन्होंने ट्वीट कर सीधे आरोप लगा दिया गया कि हमारी पुलिस पर ही एफआईआर आप कर देते हैं तो सहयोग कहां से करेंगे। आरोपी फरार है, उन्हें तलाशने में राजस्थान पुलिस के पसीने छूट गए हैं, लेकिन पकड़ नहीं पाए।
लेकिन यहां पर दूसरे ट्वीट की बात होती है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव की, जो कि ट्विटर पर सक्रिय रहते हैं और जानते हैं कि जवाब तो देना ही पड़ेगा, इसलिए इस ट्वीट को ध्यान से आप पढ़िए। नहीं पढ़ पा रहे तो मैं आपको सुनवाता हूं। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार जवाहर यादव ने खुद कर दिया, वो भी कुछ ही मिनटों में। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि साहब झूठ तो आप बोल ही रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं तो आप ये भी बता दीजिए कि प्याज फोड़ना किसे कहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के विधायक की तरफ से एक टिप्पणी की गई थी जिस पर बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस पर हमलावर है। मामन खान की सीधे सीधे हम बात कर रहे हैं। अब नूह के कांड पर यानी कि नूह की हिंसा पर कोई भी बयान सामने आए तो उस पर पलटवार हो ही जाता है। जवाहर यादव ने कहा है कि साहब कहां की बात कर रहे हैं, हमने तो पूरा सहयोग किया है, और यहां तक कि जो अभियान तलाशी का आपकी पुलिस चला रही है, राजस्थान की पुलिस चला रही है, तो हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा पुलिस को साफ तौर पर कह दिया गया है कि राजस्थान पुलिस का सहयोग करना है। तो सवाल यह है कि कौन सच्चा कौन झूठा, छोड़ते हैं हम आप बारे। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते एक नसीहत की बात होती है, लेकिन बात यहां पर होती है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बयान की, तो इस पर दीपेंद्र हुड्डा का भी पलटवार आ जाए, भूपेंद्र हुड्डा का भी पलटवार आता है। ऐसे में साफ तौर पर कहा जाता है कि प्रदेश नहीं संभल रहा तो हमें कमान दे दे। ये दीपेंद्र हुड्डा भी भूपेंद्र हुड्डा दोनों कहते हैं। अब भूपेंद्र हुड्डा ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर से वो बात कह दी है जो उन्हें कहनी चाहिए थी, नहीं सुनवाते। चीफ मिनिस्टर कहते हैं भाई जो मोनू मानेसर है उसको राजस्थान में केस रजिस्टर्ड है, तो राजस्थान गवर्नमेंट को हम कोऑपरेट करेंगे, ही इज ऑन रन। और उधर से होम मिनिस्टर प्रदेश के कहते हैं कि उस मोनू के खिलाफ एफआईआर राजस्थान में भी दर्ज है, हरियाणा में भी दर्ज। आज के हिंदुस्तान टाइम में उनका इंटरव्यू आया हुआ है। कंट्रोवर्शियल बात, क्योंकि होम मिनिस्टर को ये पिता पुत्र की जोड़ी इस समय कमाल कर रही है, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस की ओर से साफ तौर पर कई बार कहा जा चुका है कि यहां पर हरियाणा सरकार के बस की बात तो नहीं है। कानून व्यवस्था को संभालना बड़ी चुनौती बेशक किसी भी सरकार के लिए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विपक्ष कह दे कि हम सत्ता संभाल लेंगे। खासकर अब दीपेंद्र हुड्डा को तो बार बार ये लगता है कि अब समय हमारा आ गया है, अब हमारे साथ में सब कुछ हरियाणा की जनता दे दे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है? सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा ने संसद के सामने फिर से खड़ा होकर, जो कि कभी लोकसभा में जाते थे लेकिन राज्यसभा में जाना पड़ रहा है, वो भी जनता की वजह से ही, क्योंकि वोट मिलते हैं तो आप लोकसभा जाते हैं, नहीं तो पार्टी आपको राज्यसभा भेज सकती है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जो कहा एक बार सुनिए, उसके मायने समझिए। देश सरकार का पहला कर्तव्य प्रदेश के लोगों को सुरक्षित महसूस कराना, सुरक्षा देना होता है। ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसी सरकार को नैतिक जिम्मेदारी देकर इस्तीफा देना चाहिए और हमें कमांड सौंपो। हम दिखाएंगे कैसे सबको सुरक्षा दी जा सकती है। कांग्रेस की सरकार 10 साल रही हरियाणा के अंदर, कोई बड़ा मौका सबके पास होता है और किसी को भी घेरने का मौका कोई छोड़ना भी नहीं चाहता है। नूह हिंसा को लेकर इनेलो के नेता अभय चौटाला, माफ कीजिएगा, इनेलो के बेबाक नेता अभय चौटाला, इनका ये बयान हमेशा बेबाकी वाला होता है, मुद्दा कोई भी नहीं। उन्होंने कह दिया कि 27 जुलाई से ही वीडियो जारी कर धमकियां दी जा रही थी। सरकार ने धमकियां मिलने के बाद भी संज्ञान क्यों नहीं लिया? वीडियो जारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सवाल तो उठ ही रहे हैं। सरकार की ढिलाई को लेकर सवाल पूछ लिया अभय चौटाला ने। क्या इसी वजह से नूह जला? क्या इसी वजह से हिंसा भड़की? अभय चौटाला का बयान सुनिए। 27 तारीख को लोगों ने वीडियो बना करके डाली थी और उस वीडियो में सीधा एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे। 30 तारीख का दिन मुकर्रर था। तो जब 27 को वीडियो आ गई तो सरकार को उसी तरह मुस्तैद होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए। लेकिन हैरानी तो तब होती है जब हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को लगता है कि पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। हिंदी में मैं बता दूं, नूह हिंसा पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से जवाब लिया गया तो उन्होंने कहा कि इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है कि पॉलिटिकल लोग भी इसमें शामिल हो जाए। ये मैं हिंदी रूपांतरण कर रहा हूं। एक आदमी के कहने पर क्या इतनी बड़ी हिंसा हो सकती है? सवाल तो हम भी पूछ रहे हैं। बात मोनू मानेसर की हो रही थी। मोनू मानेसर पर जवाब देते देते जो जवाब सामने आया वो आप सुनिए। सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बना है और उसके उपरांत किस दिन आकर ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि हिंसा
उस एरिया में हुई, सबको असेस करने के लिए टीम्स लगा दी गई हैं। सारा मॉनिटर करके ही इस पर कोई बात कही जाए ज़्यादा बेहतर। एक व्यक्ति के इस चेहरे को देखिए, ये चेहरा है हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर थोड़ा प्रेशर तो पॉलिटिकली डालने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। अब नो हिंसा पर राजनीति की जो परछाई है उसने सबको डरा दिया है। हिंसा के नाम पर शांति की ठेकेदारी करने वाले नेता अब धरातल पर कैसे बयानों में गड़बड़ झाला करते हैं, सबके सामने आ चुका है। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन नेताओं को साफ कर दिया है कि विपक्ष अपनी राजनीति चमका ले, बाद में चमका ले, फिलहाल तो थोड़ा सा शांति बनाए रखें। विषय होते हैं, कभी भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति से ऊपर उठ करके इन चीज़ों का समाधान करना चाहिए। अब चूंकि चीज़ें सारी बहुत शांति की तरफ बढ़ रही हैं आगे, और शांति की तरफ बढ़ जाती हैं, स्थिति ठीक होती है, तो हम स्वाभाविक है अभी कुछ दिन बाद सेशन हमारा होगा, उसमें मिलने ही वाले हैं, और जो सुझाव कहीं से भी आएंगे उसके ऊपर हम काम करेंगे। सरकार का काम होता है सभी के सुझाव लेकर के काम करना चाहिए। विषय होते हैं, कभी भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब जो नूह में हिंसा हुई या मणिपुर में हुई उसके बारे में बहुत बताया गया, लेकिन हिंसा को लेकर अब लग रहा है कि जो हरियाणा में चर्चा शुरू हुई थी वो दिल्ली से होते हुए महाराष्ट्र तक जा पहुंची। संजय राउत की बात करें, चेहरा आप जानते ही हैं, बीजेपी पर निशाना साधने का मौका ये पार्टी और ये नेता और ये चेहरा कभी नहीं छोड़ते हैं। चुनाव आते हैं नजदीक तो फिर राज्य में राजनीति बहुत चरम पर होती है, आम चुनाव की बात हो रही है। अब ऐसे में हिंसा के मामले पर राउत ने क्या कहा, सुनिए। अच्छी बात है, लेकिन हिंसा क्यों, शुरुआत किसने की? जब चुनाव आते हैं जिस राज्य में, किसी राज्य में, तो हिंसा हो जाती है। आप राजस्थान में हिंसा करना चाहते हो, आपने हरियाणा में हिंसा शुरू की, महाराष्ट्र भी आप उस राह पर चल रहा है। ये किसके लोग हैं सर? कौन है ये लोग? किस विचारधारा के लोग हैं? ये हिंदुत्व नहीं है। हम भी प्रखर हिंदुत्ववादी है। हमारी पार्टी की नींव जो है बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व के आधार पर रखी है। शिवसेना का एक चेहरा वो सुर्खियों में रहता है, यह है सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, जिन्होंने बीजेपी सरकार के 9 साल का हिसाब किताब मांग लिया। कह दिया कि बीजेपी सरकार ने 9 साल में किया ही क्या है। महिला सुरक्षा के नाम पर सिर्फ बातें कही गई, इनकी सरकार विफल साबित हुई है। सबसे ज्यादा मामले बीजेपी शासित राज्यों से ही आए हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ये कहना है शिवसेना ठाकरे का। जी हाँ, शिवसेना 2 भागों में बटी है। ऐसे में अब शिवसेना ठाकरे भी पूरी तरह से फॉर्म में नजर आ रही है। बीजेपी पर एक के बाद एक सियासी हमले। ये था, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। 9 साल इनकी सरकार को हो गए और फिर भी महिलाओं की सुरक्षा के मामले में ये लोग एकदम फिसड्डी रहे हैं। आप वो जो महिला रेसलर्स हैं, आप देखिए कैसे उन्हीं के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इन्हें बचाव किया। आपने मणिपुर में देखा है किस तरीके की हालात बन रहे हैं। इनके जो भी इनके शासित राज्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी भी इस समय संसद में बहुत बोल रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के नाक में दम कर दिया, क्योंकि सत्ता में बैठी पार्टियां यानी कि एनडीए की बात करें तो इस समय उस पर जो नया INDIA बना है ना, वो काफी हमलावर हो चुका है। बीजेपी पर निशाना साधने का एक और मौका मिला तो कह दिया गया कि पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर बात दिल्ली सेवा विधेयक की आ गई। ये बीच में कहां से आ गया? ऐसा जानबूझकर क्या किया जा रहा है ताकि विपक्ष को बांटा जा सके? सुनिए। हमारा मुद्दा साफ है, अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले चर्चा हो, लेकिन बीच में आ गया दिल्ली बिल, और ये जानबूझ के लाए गए क्योंकि विपक्ष इसमें विभाजित हो। लेकिन हम लोग दिल्ली बिल पे अपना बात रखने की हम सोच लिए हैं। इसलिए जब इंट्रोडक्शन हुई थी उस दिन भी, जिस दिन पेश हुई थी ये बिल, उस दिन भी विरोध जताया। कल भी हम चर्चा में भाग लेने के लिए। अब आइए राजस्थान, और राजस्थान में जिस तरह से विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। लाल डायरी का जिक्र हो रहा है। राजस्थान चुनाव में दिलचस्पी है तो आपको मालूम होगा, नहीं है तो भी आपको बता दें कि आप इंटरेस्ट लेने लगेंगे जब लाल डायरी की बात आती है। अब एक जब अपना खुद का सगा पढ़ाया जाए तो उसके बाद थोड़ी दिक्कत परेशानी होती है। लाल डायरी को लेकर बीजेपी कैसे उत्साहित नजर आ रही है, शेखावत साहब की बात सुनिए। 4.5 साल से हमने निरंतर ये कहा था कि राजस्थान की सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे बेंचमार्क्स तोड़ दिए और नए बेंचमार्क्स सृजित किए। कुर्सी बचाने की जिद में
और कुर्सी बचाने की मजबूरी पर, कुर्सी पर बने रहने की मजबूरी में जिस तरह का आचरण और व्यवहार पार्टी के मुखिया ने किया, उसके चलते हुए लॉ एंड ऑर्डर पर, सुशासन पर, गवर्नेंस पर फोकस जिस तरह से हटा और केवल अपने आप को खुद ही शाबाशी देकर के पीठ ठोकने का। अब राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने कई आरोप राजस्थान सरकार पर लगाए। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव में अनियमितताओं के भी गंभीर आरोप और दावों के बीच में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बड़े नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भी कह दिया कि लाल डायरी का जिक्र तो आप कर रहे हैं। लाल डायरी न सिर्फ राजस्थान के मुख्यमंत्री बल्कि उनके बेटे की करतूतों का भी खुलासा करने वाली है और राजस्थान में अब ये चर्चा बहुत अहम है। और ये काला अध्याय लाल डायरी से संबंधित है। वो लाल डायरी जो पिछले कई दिनों से चर्चा बनी हुई थी और जिसको लेकर आपने देखा कि विधानसभा के अंदर फिजिकल मैन हैंडलिंग तक हुई और अब उस लाल डायरी के काले पन्ने भी एक एक करके सामने आने लगे। अभी जो उसके कुछ अंश सामने आए हैं उससे कांग्रेस के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी हर राज्य में बीजेपी कर रही है। आम चुनाव में खास जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मेहनत करनी है। हाल ही में कई राज्यों के सांसदों से मुलाकात कर आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई थी और इसी कड़ी में एक बार फिर से नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिहार के एनडीए से जुड़ी पार्टियों के नेता सांसद भी इस बैठक में शामिल होने की तैयारी पहले से कर चुके थे। पार्लियामेंट एनेक्सी बिल्डिंग में जो चर्चा हो रही थी उसको लेकर पहले से ही तैयारी की जा रही थी। एनडीए में कुल 27 सांसद शामिल होंगे। ऐसे में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी बहुत अहम रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ही तैयारियों पर पहले से जोर दिया गया था। अब पीएम मोदी के सामने पूरी रणनीति खुद सांसद भी रख रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड बहुत अहम है, उसके आधार पर ही टिकट पक्का समझिए। मुद्दे बहुत हैं और इस देश में मुद्दों की कोई कमी नहीं है, खासकर नेताओं के पास, क्योंकि काम ही उनका ऐसा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई को जिस तरह से सर्वे की अनुमति दी गई तो वाराणसी में ज्ञानबी मस्जिद के मामले में अब प्रतिक्रिया राजनीतिक तौर पर सामने आ चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया कि मंदिर हो या फिर मस्जिद हो, सबका एक ही है, मतलब भी एक ही होना चाहिए। और मंदिर में देखें तो वहाँ पर भी भक्ति है और मस्जिद में देखें तो वहाँ भी इबादत होती है, ये तो हम ही जानते हैं। लेकिन क्या फर्क वाकई में है? फारूक अब्दुल्ला साहब को लगता है फर्क कुछ नहीं। भैया मंदिर हो या मस्जिद वो सबका एक ही है। आप उसको मंदिर में देखिए या मस्जिद में देखिए, कोई फर्क नहीं। भैया मंदिर हो या मस्जिद वो सबका एक ही है। आप उसको मंदिर में देखिए या मस्जिद में देखिए, कोई फर्क नहीं। अब बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि आने वाले वक्त में राज्यों में चुनाव भी है तो आम चुनाव से पहले सबसे बड़ी परीक्षा तो वही मानी जा रही है। ऐसे में कांग्रेस ने चुनाव वाले राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साथ ही तेलंगाना के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों की भी नियुक्ति कर दी है। इसमें कई नेताओं के, कई सांसदों के नाम हैं। गौरव गोगोई का नाम तो आप जानते ही हैं, क्योंकि अभी ये प्रस्ताव जब रखा गया विश्वास तो उसके बाद काफी चर्चा में थे। राजस्थान की समिति का उन्होंने अध्यक्ष का पदभार अब संभालने का जिम्मा रख लिया है। जितेंद्र सिंह की बात करें मध्य प्रदेश की समिति का यह अध्यक्ष है और वहीं अजय माकन की बात करें तो छत्तीसगढ़ की इन्हें कमान सौंपी गई है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष यहां पर बनाए गए और के मुरलीधरन को भी तेलंगाना की जिम्मेदारी सौंपी गई है स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये कर दिए हैं आदेश जारी। प्रेस रिलीज के माध्यम से जानकारी कांग्रेस पार्टी ने दी है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। अब काम इन नेताओं को करना है कि कैसे जीत की दहलीज तक पहुंचाया जाए कांग्रेस पार्टी को। बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल पर एक बार फिर से कांग्रेस ने हमला करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी अब पीएम मोदी को भी घबराता हुआ दिखाई अपने सपने में देख रहे हैं। ऐसे में निशाना साधने का मौका इन्होंने नहीं छोड़ा और कह दिया कि ये पीएम मोदी की घबराहट है कि उनको अपने ही सांसदों को बताना पड़ रहा है कि उन्होंने 4.5 साल में पीछे क्या किया है। लेकिन सांसद बोले तब ना जब कुछ कहने को हो।
आज उनको पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, आज उनका रिपोर्ट कार्ड लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सामने क्या है, इस पर सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है। घबराहट कि 4.5 साल बाद अपने सांसदों को बताना पड़ रहा है कि हमने क्या किया है। अरे सांसद बोले तो तब ना जब कुछ हुआ हो जमीन पे। तो आज उनको पढ़ाने की कोशिश हो रही है, समझाने की कोशिश हो रही है कि भाई ये जाओ बताओ। आइए पश्चिम बंगाल का भी हाल आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने एक बार फिर से ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए घोटालों को याद दिला दिया। अब ये कथित घोटाले तो बंगाल की राजनीति में आम हो गए हैं। नौकरी, उद्योग और व्यवसाय के अनुकूल माहौल नहीं है, कहना है बीजेपी का। पिछले 12 सालों में पश्चिम बंगाल में कोई नया हवाई अड्डा, बंदरगाह, रेलवे गलियारा नहीं बनाया गया, ये भी आरोप लगाए गए हैं। गलत बयान देना और केंद्र सरकार को कोसना ये आम बात है। अब टीएमसी की आदत इसे बताया गया बीजेपी की ओर से। आप खुद सुनिए कैसे निशाना साधा जाता है। यहाँ रेवेन्यू अर्निंग नहीं है, बंगाल में नौकरी नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरमेंट नहीं है। इस बंगाल को पूरा खत्म कर दिया है। पिछले 12 साल में एक भी नया हवाई अड्डा, एक भी नया सी पोर्ट, एक भी नया रेलवे फ्रेट कॉरिडोर कुछ नहीं हुआ है, नया इंडस्ट्री नहीं आया है। और खत्म करके बात करेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की, क्योंकि जिस तरह से लगातार मेहनत की जा रही है उनकी पार्टी की ओर से, वो देखा जा रहा है। केरल, कर्नाटक या फिर तेलंगाना की बात करें, यहाँ वो तो तैयार करनी है। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात कर ली। मल्लिकार्जुन खड़गे भी पूरी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर राहुल गांधी के साथ मिलकर। इस दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति सामने देखी गई। तैयारी कैसे की जा रही है, तस्वीरें देखकर अंदाज लगाया जा सकता है। इस बैठक में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके डिप्टी साथी डीके शिव कुमार समेत 50 से ज्यादा राज्य के विधायक और मंत्री भी मौजूद रहे। कांग्रेस मुख्यालय में इस बैठक में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला भी शामिल हुए। अब कर्नाटक जीतना है आम चुनाव में, तो ये सबसे बड़ी परीक्षा इसलिए है क्योंकि आपकी सरकार तो बन गई राज्य में, लेकिन राज्य में सरकार बनने के बाद आपने जो काम किया उसके आधार पर क्या आम चुनाव में आपको वोट मिल पाएंगे? ये प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर 2024 जरूर दे देगा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हो रही है तो उनसे जुड़ी एक खबर और बता दें। पार्टी नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में केरल कांग्रेस के नेताओं के साथ भी मुलाकात की है, बैठक की है। अब मैंने जिक्र किया कि केरल, कर्नाटक और तेलंगाना ये जितना भी जरूरी है, तो केरल के नेताओं के साथ भी खूब बातें करके जीत का मंत्र देने का प्रयास किया, लेकिन अब बहुत जल्दबाजी होगी, अभी कुछ भी कहना। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता यहां पर मौजूद रहे जो कि केरल से आते हैं। इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव, माफ कीजिए, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई और रणनीति पर चर्चा होने के बाद एक नतीजे तक ये पहुंचा गया कि बीजेपी को हराना है तो ऐसी सटीक रणनीति और ऐसी समझ के साथ धरातल पर उतरना होगा ताकि बीजेपी के हर मुद्दे का, हर सवाल का जवाब बखूबी दिया जा सके बिना कंफ्यूजन के साथ, क्योंकि कोऑर्डिनेशन, समन्वय होगा नेताओं का, तभी जीत की दहलीज तक पहुंचा जा सकता है। वरना राहुल गांधी बेशक कितने जीत के मंत्र दे दे, वरना ग्राउंड पर अगर काम नहीं तो उसके बाद केरल में भी जीत की दहलीज बहुत दूर हो जाएगी। इसलिए जीत का दरवाजा खटखटाने का प्रयास सभी ओर से हो रहा है। अब देखिए कैसे देखा जा रहा है कि तेलंगाना, कर्नाटक और साउथ इंडिया में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। ये सब कुछ देखा जा रहा है। अब कह दिया गया कि बीजेपी और बीआरएस दोनों मिलकर तेलंगाना को लूट रहे हैं। अब केसीआर ने कई जगह पर कब्जा भी कर लिया है, ये भी आरोप लगाए गए हैं, लेकिन बीजेपी पैसा लेकर उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसको लेकर आने वाले चुनाव में तेलंगाना की जनता इनको सबक सिखाएगी, बाहर का रास्ता दिखाएगी। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बहुत कुछ बताएगा, बहुत कुछ सबक सिखाएगा। किसको किस तरह से, ये तो समय और जनता बताएगी। हम ये ज्वाइनिंग को पॉलिटिकल एडवांटेज के हिसाब से हम देख रहे नहीं। ये तेलंगाना को सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस दोनों मिलकर तेलंगाना को पूरा लूट लिए। कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए कमाए, 10,000 एकड़ हैदराबाद आसपास में जगह भी कब्जा कर लिए केसीआर ने। तो प्रोटेक्शन मनी लेके भारतीय जनता पार्टी के करप्शन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसीलिए तेलंगाना। और अंत में बात करते हैं इस चेहरे की जो कि लगातार कर्नाटक में तो खूब सियासी जीत का सपना दिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी को
बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन आज ये संभव हुआ है। तो प्रयास तो किए होंगे, लेकिन अब हरियाणा पर फोकस है, क्योंकि चुनाव तो यहाँ से भी लड़ा गया है। नो इंसाफ पर बोलने का मौका मिला तो फिर संसद के बाहर भी बयान दे दिया गया। अब कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा सरकार को लेकर, सुनते हैं। उनसे कंपेंसेशन वसूला जाएगा। हरियाणा की अमन, चैन, शांति, भाईचारा, धार्मिक सद्भाव को भारतीय जनता पार्टी जजपा ने वोट की लालसा की बलि वेदी पर चढ़ा दिया है, कुर्बान कर दिया है। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि वो हरियाणा के एक एक व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकते। खट्टर साहब, हरियाणा के 2.70 करोड़ लोगों की ये राजनीति है, जितनी समझ में आएगी फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि समझ में आया कि नहीं आया। नेता बहुत क्रिएटिव होते हैं, आपको समझाते बहुत तरीके से, ब्रेन वॉश भी करते हैं, लेकिन समझना हमें होगा कि मुद्दे क्या है और आपका भला किस में है। बस मायने समझ लीजिए, नीयत और नीति दोनों समझ में आ जाएगी। 24 की खबर में खबरें तो हम लगातार दिखाते रहेंगे, आप भी खबरें तक के साथ लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।